तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर 7 है बुक 2 का क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस चैप्टर का हम लोग पहले पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब इस पार्ट में हम लोग दूसरी पार्ट में पूरा आप लोगों का इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को एकदम बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जो बच्चे पहला पार्ट को नहीं देखे हैं, जा करके आप YouTube में सर्च कीजिएगा कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर आपका 7 बाय सफल एकेडमी। बाय सफल एकेडमी लिखते ही आपका सफल एकेडमी के आपका जो भी पढ़ाया गया है चैप्टर 7 में वो सबसे पहले आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपना जो चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इसका पार्ट 2 को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें क्षेत्र और राष्ट्र के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। भारत का सरकार का किस तरीके से नजरिया रहा, जम्मू कश्मीर का भारत में किस तरीके से समस्या रहा, उसके बाद जम्मू कश्मीर को किस तरीके से भारत में विलय कर लिया गया, इसके बारे में पढ़े थे। 2002 तक जम्मू कश्मीर में भारत के साथ विलय होने के बाद 2002 तक क्या स्थिति बना, फिर 2002 के बाद से लेकर के 2019 तक किस तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है उनका जो 370 आपका आर्टिकल था उस 370 आर्टिकल को हटाया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। द्राविड़ आंदोलन के बारे में पढ़े थे। ईबी रामास्वामी नायकर के बारे में जाने थे, जिसको पेरियर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप लोगों का पंजाब जो आपका क्षेत्र है, इस पंजाब क्षेत्र में किस तरीके से राजनीति संदर्भ बना हुआ था, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस तरीके से हुआ था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद भारत में किस तरीके से प्रभाव पड़ा था, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे सर ना, इस चैप्टर में अब हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उस पूर्वोत्तर के राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उस पूर्वोत्तर के राज्य में किस तरीके से आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई, अलग होने का, स्वायत्तता लेने की किस तरीके से आकांक्षाएं जन्म हुई उन राज्यों के बीच में, ये देखेंगे। ठीक है, चलते हैं बाबू। आपका पार्ट 2 में ये भी हम लोग पढ़ चुके थे बाबू। पंजाब में का जो समझौता हुआ था, पंजाब क्षेत्र का आपका जो परिणाम निकला था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 को पूर्वोत्तर भारत से यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। आप लोग अगर पूर्वोत्तर भारत देखेंगे बाबू, हम लोगों का भारत जो है, भारत का पश्चिम बंगाल के बाद इधर वाला जो क्षेत्र आता है, अगर हम भारत का अगर नक्शा बनाएं बाबू, थोड़ा प्रयास करते हैं आप लोग। देखिए, अगर इस तरीके से अगर भारत का नक्शा बनेगा, इस तरीके से अगर भारत का नक्शा बनाया जाएगा तो इसमें ठीक आपका पूर्वी जो क्षेत्र है, ये जो हिस्सा आपका नहीं बना है, इस हिस्से में आपका क्या आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है जो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र किस तरीके से दिखता है सर, पूर्वी भारत हम लोगों का ये हिस्सा जो है पूर्वी भारत कहलाता है हम लोगों का। और इस पूर्वी भारत में किस तरीके से आपका भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, देखिए पूर्वोत्तर भारत में आपका 8 राज्य है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। इन 8 राज्यों को जो है हम लोग पूर्वोत्तर भारत में डालते हैं। और इस पूर्वोत्तर भारत का जितना भी 8 राज्य है, ये किस तरीके से इन लोगों का गठन हुआ, इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में बताया गया है। और पूर्वोत्तर भारत के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया, उसके बाद पंजाब के बारे में, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में जितने भी आपका अलगाववादी आंदोलन हुआ, किस तरीके से सभी राज्यों का गठन हुआ, ये सब पढ़ लेंगे तो हम लोगों का चैप्टर जो है खत्म है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाबू, सबसे पहले जो है यहाँ पर 7 राज्य था, जिन 7 राज्यों को आपका 7 सिस्टर्स कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था सर, 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता था। ठीक है, उन 7 सिस्टर्स में कौन कौन थे ना सर, अरुणा थी, ठीक है, असम से आसा थी, मिजो, नागा। कैसे याद रखना है, अरुणा,
आसा, मिजो, नागा। याद हुआ चार, अरुणा, आसा, मिजो, नागा। उसके बाद याद रखना है मनी मेघा त्रि। क्या याद रखना है? मनी मेघा त्रि या फिर त्रि मेघा मनी, इसको याद रख लीजिए, मनी मेघा और त्रिपुरा। ठीक है, तो अरुणा, आसा, मिजो, नागा, उसके बाद मनी मेघा त्रिपुरा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है बाबू, ये 7 बहन के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। ठीक है, ये 4 हो गया और यहाँ के 3। इस तरीके से हम लोगों को याद रख लेना है, 7 सिस्टर था। लेकिन उसके बाद 1900 आपका 75 का टाइम आया। कब सर? ना 1975 का टाइम आया और इस साल जो है आपका संविधान का 22वां राज्य के रूप में गठन किया गया आपका सिक्किम को। यहाँ जो एक बाबू हम लोग एक हिस्सा देख रहे हैं, ये छोटका सा हिस्सा, इस छोटके से हिस्से में जो हम कलर कर रहे हैं, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्किम कहते हैं। और ये सिक्किम जो है पहले देसी रियासत के रूप में अलग से था, लेकिन बाद में 1975 में आपका 22वां राज्य के रूप में सिक्किम भारत में जोड़ गया। इसके बारे में आप लोगों को पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहले पूर्वोत्तर भारत 7 बहनें कहलाती थी, अभी बताए। 16 मई 1975 में जब 36वें संविधान संशोधन हुआ, कितना नंबर संविधान संशोधन? ना सर, 36वां संविधान संशोधन। देखिए याद रखना है, 36वां संशोधन हुआ और इस अधिनियम के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। आपको अगर पूछा जाए कितना नंबर का राज्य, तो 22 नंबर का राज्य। ठीक है, अगर पूछा जाए कितना नंबर का संविधान संशोधन, तो बताएंगे 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और कब? 16 मई 1975 को। क्या कौन भारत में जुड़ा? ना सर, यहाँ एक छोटका सा राज्य है जिसको हम लोग सिक्किम के नाम से जानते हैं, और यही सिक्किम हम लोगों का भारत में जुड़ गया था 1975 में। 1975 आपका 16 मई। ठीक है, याद रख लेना है। तो ये आपको अगर याद हो गया है तो हम लोग चलते हैं उसके बाद टॉपिक में। और ये जो सिक्किम है, ये क्या कहा गया? इन 7 बहनों का एक भाई कहा गया, यानी कि 7 भाई और आपका 7 बहनों का एक भाई कहा गया। ठीक है, सिक्किम जो है भाई है और बाकी अरुणा, आसा, मिजो, नागा, उसके बाद मनी, मेघा और त्रिपुरा, ये सब अपनी 7 बहन है। ठीक है, इन 8 राज्यों को मिलाकर आपका पूर्वोत्तर भारत बनता है, यानी कि पूर्व का एकदम भारत। उसके बाद देखिए यहाँ का आबादी कितना है। यहाँ देश की लगभग 4% आबादी रहती है, यानी कि ये जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है, इस पूर्वोत्तर राज्य में कितना आबादी है ना? 4%। पूरे भारत का 4% आबादी यहीं पे रहता है। ठीक है, इतने बड़े इलाके पे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या कहा गया? केवल 22 किलोमीटर की पतली राह सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को मुख्य भाग से जोड़ती है। यानी कि मैप के जरिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ जो है बाबू, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम, और इधर आपका भूटान है। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये इधर आपका नेपाल है। पूरा मैप नहीं ना ला पाए, इसके लिए बहुत बहुत आपको बाबू ये देख लीजिए, नेपाल जो है बाबू यहाँ पर है और यहाँ पर आपका भूटान है। ठीक है, यहाँ पर भूटान हो गया, और नेपाल और भूटान, और इस जगह में आपका 22 किलोमीटर केवल जगह है। कितना आपका चौड़ा? केवल 22 किलोमीटर चौड़ा जगह है, जो आपका भारत को, मेन जो भारत है उसको पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ता है। केवल इस जगह का आपका 22 किलोमीटर का रास्ता, इसीलिए इसी को कहा जाता है आपका चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी को चिकन नेक कहा जाता है, या और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख राज्य है, जगह है, ये कितना किलोमीटर चौड़ा है पूछा जाएगा, तो 22 किलोमीटर चौड़ा है, ये आपको बता देना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से ये लगती है, इसलिए ये जो इलाका है, ये भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? ना इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसी को चिकन नेक भी कहा जाता है, इसी को चिकन नेक भी कहा जाता है। साथ साथ
इसको जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का आपका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ना, इधर आपको अगर देखेंगे, इधर आपका जितना भी राज्य है, जितना भी देश है, ये आपका पूर्वोत्तर भारत का, इधर इसको दक्षिण पूर्वी भारत का है, दक्षिण पूर्वी आपका एशिया का राज्य है। आप अगर पूरा एशिया का मैप देखेंगे वहां पता चलेगा। अभी आपके लिए नहीं ला पाए, इसके लिए मुझे अंदर से खेद है बाबू, मैप के जरिए आपको दिखा नहीं पाए। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का क्या क्या मांग रहा, वो लोग क्या चाह रहे थे, पूर्वोत्तर भारत के जनता ये समझते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के जटिल संरचना और देश के अन्य हिस्से के मुकाबले आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों ने जो है स्वतंत्रता की मांग की। घटना क्या घटा ना, पूर्वोत्तर के जो भारत है, पूर्वोत्तर का राज्य, ये जो अरुणा, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो राज्य देख रहे हैं, इस सब में क्या हो रहा था ना, ये सब आर्थिक रूप से पिछड़े पड़ गई थी। इन लोगों के पास जो है आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने के कारण यहाँ का जनता जो है स्वतंत्रता की मांग उठाई कि हम लोगों को स्वतंत्र बना दीजिए। आप लोग अगर हम लोगों के राज्य के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा तो जरा आप मुझे स्वतंत्रता दे दीजिए और हम लोग अपना अपना काम जो है खुद से करते रहेंगे, आप लोगों का सहायता ही नहीं लेंगे। तो इस तरीके से जो है स्वतंत्रता की मांग उठाई जाने लगी पूर्वोत्तर भारत के जनताओं के द्वारा। पूर्वोत्तर के राज्य में राजनीति पर 3 मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी हुए, यानी कि सबसे ज्यादा 3 मुद्दा हुआ। सबसे पहले कहा गया कि स्वायत्तता की मांग, यानी कि हम लोगों को अलग से राज्य का दर्जा दीजिए और हम लोगों को थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए, ये मांग किया गया। दूसरा मांग रहा अलगाववादी आंदोलन हुआ। अलगाववादी आंदोलन यानी कि हथियार उठा करके जो है सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया जाने लगा। बाहरी लोगों का विरोध किया गया और इसमें मुद्दा यही बना कि बाहरी जितने भी लोग आ रहे हैं सब आकर के असम का और पूर्वोत्तर भारत का संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पर संख्या में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। यही सब जो है ये 3 मुद्दा हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग स्वायत्तता की मांग में चलते हैं। स्वायत्तता की किस तरीके से स्वतंत्रता का मांग किया गया समझते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी पूरा इलाका असम कहलाता था। ये आपको याद रखना है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 2 राज्य था जिसको हम लोग मणि कहेंगे। एक को हम लोग क्या कहेंगे सर, मणिपुर से मणि से याद रखेंगे मणिपुर, और एक को याद रखेंगे त्रिपुरा से त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा ये जो दोनों राज्य है, इन दोनों राज्यों को छोड़ करके बाकी जितना भी राज्य है सभी राज्यों को एक साथ मिला करके असम नाम का राज्य बनता था। बाकी आप अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, नागालैंड देखते हैं, मिजोरम देखते हैं, ये सब राज्य तब नहीं था। तब इन सब राज्यों को मिला करके कौन सा राज्य था, असम नाम का राज्य था। ठीक है, बाद में जाकर के 1947 के बाद में जाकर के जो है नया नया राज्य को गठन किया गया। इससे पहले एक ही राज्य था जिसका नाम असम था। ठीक है, इतना अगर समझ में आ रहा है तो बाबू क्लास को लाइक कर दीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, असम की सरकार गैर असमी लोगों पर असमी भाषा थोपने के कारण इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। यानी कि असम के जितने भी लोग हैं, असम का सरकार क्या कर रहा था ना, बाहरी भाषा को जो है यहाँ पर थोपी जा रही थी, बाहरी भाषा सीखने के लिए बोला जा रहा था और असम के लोग जो असमी भाषा बोलते हैं उनको जो है कम कर दिया जा रहा था, जिस वजह से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। हम लोगों को आपका अलग कर दीजिए, इस तरीके का मांग उठा। पूरा राज्य में असमी भाषा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। यानी कि पूरा असम राज्य जो है तब एकजुट होके था। तब पूरा राज्य में क्या हुआ ना सर, विरोध प्रदर्शन होने लगा। हम लोग अगर असम राज्य को देखेंगे तो इस तरीके से पता चलेगा, ये आपका बाबू नागालैंड है। ठीक है, ये आपका कौन सा लैंड है सर, आप बोलेंगे ये तो आपका नागालैंड है सर। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ठीक ऑरेंज कलर का, ये हिस्सा आपका मणिपुर है। ठीक है, और ये दोनों हिस्सा छोड़ करके बाकी जो आप हिस्सा देख रहे हैं, पूरा ये जो लाल कलर का हिस्सा देख रहे हैं ना, जिसको हम सफेद कर रहे हैं, ये पूरा हिस्सा क्या था ना, ये पूरा हिस्सा उस टाइम में आपका असम कहलाता था। लेकिन अभी अगर वर्तमान का मैप देखेंगे तो ये हिस्सा
आपका असम कहलाता है, बाकी यहाँ पर मेघालय बन गया है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश बन गया है, सब अलग अलग राज्य बन गए हैं। यहाँ से लेकर के इस हिस्सा में आपका अरुणाचल प्रदेश बन गया है, बीच में असम नाम का राज्य है, अलग अलग राज्य बन गया है अभी। लेकिन पहले ये पूरा लाल कलर का जो हिस्सा है, ये पूरा लाल कलर का हिस्सा क्या कहलाता था सर? ये पूरा हिस्सा आपका असम कहलाता था, और ये नीला हिस्सा आपका नागालैंड कहलाता था, और ये ऑरेंज वाला हिस्सा मणिपुर कहलाता था। ठीक है, और बाद में असम जो है टूट गया, टूट करके अलग अलग राज्य बना, और किस तरीके से बना वही सब तो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से पुनर्गठन हुआ, वो भी देखेंगे। कहाँ थे हम लोग? तो 1977 में जो है आपका मणिपुर और त्रिपुरा छोड़कर के बाकी सब जो है आपका असम कहलाते थे, और असम में गैर जो भाषा है, असमी भाषा जो है उसको थोपा जा रहा था। बड़े जनजाति समुदाय के नेताओं ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। ये आपको याद रखना है, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया गया। ये 1960 में और बड़ा ऑल इंडिया हिल्स कांग्रेस में बदल गया। यानी कि सबसे पहले जो बड़े जनजातीय समुदाय थे वो उन लोगों ने मिलकर के क्या गठन किया ना सर? ईस्टर्न इंडिया आपका ट्राइबल यूनियन को गठन किया गया। बाद में 1960 का जब टाइम आया तब इसको बदल करके आपका ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस रख दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया। और ईस्टर्न इंडिया आपका ट्राइबल यूनियन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा आपका ऑल इंडिया पार्टी हिल्स कांग्रेस ये बन गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ ना। इन नेताओं की मांग थी, ये जो आपका ऑल इंडिया पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस है, ये इस पार्टी का क्या मांग था ना, इन नेताओं का मांग थी कि असम को अलग से जनजातीय राज्य बनाया जाए। इन नेताओं का कहना था असम नाम का जो है इतना बड़ा असम है, इसको अलग करके असमी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग एक राज्य बना दिया जाए, जिसका नाम आपका जनजातीय राज्य के रूप में होगा और ये असम कहलाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर आपका भारत का किस तरीके से पुनर्गठन किया गया, इस तरीके से जब मांग उठने लगा तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन लोगों का पुनर्गठन किया जाने लगा। अब किस तरीके से पुनर्गठन होगा वही पढ़ेंगे। चलिए, पहले कहा गया है एक जनजातीय राज्य की जगह केंद्र सरकार ने असम को बांट करके कई जनजातीय राज्य बनाए। मांग था ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल आपका कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि हम लोगों के लिए अलग से असम राज्य बना दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े जनजातीय क्षेत्र हैं उन लोगों के जगह में केंद्र सरकार ने आपका असम को बांट करके कई राज्य बना दिए। आजादी से पहले त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के खासी क्षेत्र को अलग करके अलग रियासत थी, और 1947 के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ था। यानी कि ये जो त्रिपुरा है, ये मणिपुर है, और मेघालय का जो खासी क्षेत्र है कि पर्टिकुलर खासी क्षेत्र, ये आपका अलग से देसी रियासत था। जब आज़ादी मिल गया तब भारत में आके जुड़ गया था, और ये सब तो अलग अलग राज्य बन गए थे तब, और 1947 में आकर के मिल गया था। विलय के बाद पूर्वोत्तर के जो पूरे इलाके हैं उनका जो है बड़े स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। जब सभी राज्य आकर के भारत में मिल गए तब इन राज्यों का भी जो है धीरे धीरे पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले नागालैंड का बारी आया। ये देखिए बाबू, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा को नागालैंड कहते हैं। अभी आपका जो ये हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? ये नागालैंड नाम का आपका राज्य है। कब गठन किया गया? नागालैंड को 1963 में राज्य के रूप में गठन किया गया। आपको पूछा जाता है नागालैंड नाम का राज्य कब गठन किया गया? राज्य के रूप में गठन किया गया आपका 1963 में। आपको याद रख लेना है, किसी भी हद में आपको याद करना है, आप किसी भी हद में इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का जो है राज्य का दर्जा मिला 1972 में। सबसे पहले किसको राज्य का दर्जा मिला? 1963 में नागालैंड को मिला। 1972 में किसको मिला सर? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन तीनों को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, 3 डेट आपको याद रखना है। सबसे पहले 63 को याद रखना है, उसके बाद 72 को याद रखना है, उसके बाद 87 को याद रखना है। सब जो है 1900 है। ठीक है, सब 1900 है। तो 1963 में क्या हुआ? 63 में नागा बना, नागा साधु जो है नागालैंड नाम का राज्य बना। उसके बाद मणिपुर बना, ये जो नागालैंड है। उसके बाद नाग का मणि आया और त्रिपुरा बना। ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों राज्य बना मेघा। ठीक है,
उसके बाद 1987 में बना अरुणा बना, ठीक है, अरुणा बना, ठीक है, और आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सब राज्य बना। ये तीनों राज्य कब बना, किस तरीके से बना, इसको आपको याद रखना है डेट को, ठीक है। डेट अगर याद रख दीजिएगा तो इसी से जो है यही सवाल पूछा जाएगा। अब देखते हैं 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग जो है खत्म ना हुई। यानी कि 1972 तक अगर हम लोग देखेंगे तो जितना भी राज्य गठन का काम था सब आपका पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जाकर के जो है ये जो अलग राज्य गठन करने का मांग है, जिसको हम लोग स्वायत्तता कहते हैं, ये अलग राज्य गठन का मांग जो है बंद नहीं हुआ, तब भी चलता रहा, ठीक है। ये 3 डेट आप याद रखिएगा। 1963 में नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 1972 में, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गठन किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं, असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। यानी कि असम में जो बोडो, करबी और दिमसा नाम का जो आपका जनजातीय समुदाय रहता था, वो बड़े जनजातीय समुदाय थे और वो लोग बोल रहे थे हमारे लिए जो है भैया अलग एक राज्य बना दीजिए, ठीक है। और इस मांग किया गया, छोटे छोटे रूप में जो है, इतने छोटे छोटे रूप में अलग अलग करके राज्य नहीं बनाया जा सकता। अगर इतना लघुतर राज्य बनाया जाएगा तो राज्य बनाना संभव नहीं था। इस वजह से इन लोगों का मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया। अब अलगाववादी आंदोलन क्या है ना, जितने भी लोग चाह रहे थे कि भैया हमारे लिए अलग सा राज्य बनाना चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अब आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन हथियार उठा करके आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ होगा। देखिए 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। कब अकाल पड़ा ना, मिजो जो पर्वतीय इलाका है मिजोरम का, वहां पर आपका क्या हुआ, 1959 में अकाल पड़ गया, खाना का दिक्कत हो गया। इस अकाल का असम सरकार की उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर पाई, यानी कि खाद्य दे करके जो असम का सरकार थोड़ा मदद करेगा, वो मदद नहीं कर पाया। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। यानी कि आप सरकार में हैं और आप लोग हम लोगों के लिए खाद्य पदार्थ जो है, दिन में जो खाना पड़ता है 2 बार, वो जुटा नहीं पाए हैं, तो आपका सरकार में रह करके क्या आपका फायदा है। इस वजह से अब से जो है अलगाववादी आंदोलन धीरे धीरे और भी जन समर्थन मिलने लगा, लोग जो है इस आंदोलन का समर्थन करने लगी। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल आपका फ्रंट बनाया। किसके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना? लाल डेंगा के नेतृत्व में। अगर पूछा जाएगा लाल डेंगा कौन है, तो मिजोरम नाम का जो राज्य बना है उसको गठन करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का भूमिका है तो वो लाल डेंगा है। तो लाल डेंगा के नेतृत्व में क्या गठन किया गया सर? मिजो नेशनल फ्रंट नाम का आपका एक आर्मी संगठन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ वो अगर देखेंगे तो असम के जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रही। यानी कि जो असम का जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वत के बगल में रहने वाले लोग थे, उन लोगों का कहना था कि हम लोग तो भैया ब्रिटिश के शासन के अधीन कभी रहे ही नहीं, ठीक है, और अंग नहीं है, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। जो भी ब्रिटिश शासन का अंग था वही ना भारत का अंग होगा। और मिजो का जो पर्वतीय क्षेत्र में जितने लोग रहते थे वो तो वहां तो आपका ब्रिटिश शासन नहीं था, तो वो भारत का हिस्सा कैसे हुआ? तो मिजो का वो पर्वतीय क्षेत्र का जितने भी जनता है उनका यही कहना था। और 1967 में मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, यानी कि छिप के जो है लड़ाई शुरू किया गया। कब ना? 1966 में। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक लड़ाई चली। मिजो नेशनल फ्रंट को आपका पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया, यानी कि 2 दशक यानी कि 20 साल तक भारत का आर्मी के साथ मिजो नेशनल फ्रंट का आपका झगड़ा चलता रहा, आपका युद्ध चलता रहा। और ये मिजो नेशनल फ्रंट जो है बाबू, इस मिजो विद्रोहियों को समर्थन कौन दिया ना? ये पाकिस्तान जो है बाबू, ये पाकिस्तान जो है आपका समर्थन देता रहा
हथियार देकर के समर्थन देता रहा। और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए थे। जो पूर्व पाकिस्तान जो हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उन बांग्लादेश नाम के राज्य में जो है मिजो विद्रोहियों ने क्या किया था, आपका ठिकाना बना लिया था। इस आंदोलन के नेता लाल डेंगा पाकिस्तान में ही निर्वासित जीवन जी रहे थे। ये जो लाल डेंगा है, ये कौन है? ये मिजो नेशनल फ्रंट के सबसे प्रमुख नेता हैं। और ये कहाँ निर्वासित थे? यही हम लोगों का जो राज्य है, हम लोगों का बगल वाला देश जो हरामी देश है, यही राज्य में है आप लोगों का पाकिस्तान। ठीक है, यहीं पर आपका लाल डेंगा जो है आपका निर्वासन लिया हुआ था, वहीं पर था। 2 दशक बाद 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। कब हुआ? लाल डेंगा और राजीव गांधी के बीच 1986 में। जितना जो समझौता है बाबू, जैसे पंजाब समझौता के बारे में हम लोग जाने हैं, पंजाब समझौता किसके बीच हुआ था? पंजाब समझौता भी वही राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। और राजीव गांधी के द्वारा फिर से लाल डेंगा के साथ 1986 में समझौता किया जाता है, जिसको आपका मिजोरम में समझौता किया जाता है। मिजोरम का अलग से देश बना दिया जाता है। क्या होता है इसमें देखिए, समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण आपका राज्य का दर्जा मिला, यानी कि अलग से एक राज्य बन गया, जिसको हम लोग मिजोरम नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसे विशेष अधिकार दिए गए। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बन गए। जो लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के आपके ये कर रहे थे, जो पाकिस्तान में निर्वासित थे, और पूर्व पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अभी वर्तमान में, वहां सब आपका विद्रोही सब आपका छिपा हुआ था। वही के जो लाल डेंगा है बाबू, इनको बना दिया गया मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री। ये समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तब से लेकर के जो है भारत में मिजोरम नाम का आपका देश बन गया। ठीक है, लाल डेंगा के बारे में अब देख लेंगे। लाल डेंगा अब जो है, अब तक तो हम लोग मिजोरम के बारे में पढ़ रहे थे, जो हम लोग अलगाववादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, या फिर मिजोरम का जो आंदोलन, मिजोरम आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मिजोरम का किस तरीके से गठन हुआ ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चलेंगे बाबू, मिजोरम में किसके नेतृत्व में बना मिजोरम? आपका लाल डेंगा के नेतृत्व में। अब देखिए, नागालैंड को याद करना है, जो आपका बना था। राज्य का दर्जा कब मिला था? न सर 1963 में इसको राज्य का दर्जा मिल गया था। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है। ये जो नागालैंड है, इसका आंदोलन मिजोरम से भी पुराना है। ठीक है, और अभी भी इस मिजोरम का तारा आपका खुश खबर आपका नहीं मिला। उतना अच्छी तरीके से जो है समझौता नागालैंड के लिए नहीं किया गया। ठीक है, उतना खुशगवार हल नहीं निकला। असमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आजाद करने का घोषित कर दिया। तो कब भारत से आजाद करने के लिए घोषित कर दिया गया? ना 1951 में घोषित किया गया। ये जो बाबू लाल कलर का आपका हिस्सा देख रहे हैं, ये भारत का नागालैंड नाम का हिस्सा है, और इधर आपका मध्य भारत है। ठीक है, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान है। ये आपका कौन है? ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान कब आजाद हुआ? फटाफट से बताइए कि सर पूर्वी पाकिस्तान जो है हम लोगों के पाकिस्तान से आजाद हुआ था, जो 1900 आपका कितना में बना था? फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, असमी जापू फिजो इनके नेतृत्व में क्या बना? नागालैंड बना। और मिजोरम किसके नेतृत्व में बना? लाल डेंगा के नेतृत्व में बना। तो मिजोरम लाल डेंगा और आपका असामी जापू फिजो के द्वारा जो है आपका नागालैंड बनाया गया था। 1931 में कहा गया हम लोग जो है बाबू स्वतंत्र हैं, अपना अलग राज्य बनाएंगे, अपना अलग देश। हिंसक विद्रोह के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ समझौता पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्या हुआ? न असामी आपका फिजो जो है वो आपका नागालैंड का अलग का संगठन था। नागालैंड जो है, इस नागालैंड इत्तूसा है, लेकिन इस नागालैंड के अंदर कई तरीके का आपका अलग अलग विद्रोही है। ठीक है, अलग अलग विद्रोही है। इसमें कुछ तबकों के द्वारा कुछ
आपका विद्रोहियों ने मान लिया कि भैया अब जो है नागालैंड जो है अलग से राज्य बन गया है, लेकिन कुछ कुछ विद्रोही जो है तब तक मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से सभी विद्रोहियों ने इस पर आपका समझौता को नहीं माना, जो अंजामी बापू फिजो के द्वारा लिया गया था, अंजामी जापू फिजो के द्वारा। ठीक है, कुछ कुछ विद्रोही ने नहीं माना और कुछ कुछ विद्रोही ने जो है आपका उस समझौता को मान लिया। जिसने मान लिया तो उसके लिए बढ़िया है, जिसने नहीं माना उनके लिए जो है नागालैंड का अब तक जो है समस्या बना हुआ है। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है। आज भी नागा समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कुछ जो है भारत में जो विद्रोह थे, कुछ विद्रोही जो संस्था थी वो तो मान गई, लेकिन कुछ कुछ आपका विद्रोही जो है जो वो समझौता को नहीं माना। इस वजह से आज भी इस समस्या का पूरी हल नहीं निकला। अगर पूछा जाएगा नागालैंड का समस्या का पूरे तरीके से हल क्यों नहीं निकला, तो नागालैंड में कई तरीके के विद्रोही संगठन थे और कुछ विद्रोही संगठनों ने नागालैंड के द्वारा जो समझौता किया गया था उस समझौतों में दस्तखत कर दिया गया था और उनको मान लिया गया था। लेकिन कुछ कुछ विद्रोही संगठन थे जिन्होंने आपका नागालैंड का इस समझौता को नहीं माना, जिस वजह से नागालैंड का पूरी तरीके से अभी तक आपका फल नहीं निकला। ठीक है, तो स्वायत्तता का आंदोलन किस तरीके से चला ये हम लोग देख लिए। अब देखिए, बाहरी लोगों के खिलाफ, यानी कि जो लोग असम के नहीं हैं उन लोगों के खिलाफ आपका असम में जो है आंदोलन चलता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। इसमें सबसे बड़ा जो आपका अहम जो किरदार था वो है असम आंदोलन का। असम आंदोलन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को देखना है। ठीक है, असम आंदोलन देखते हैं। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको हम लोग आसू कहेंगे, क्या कहेंगे सर? आसू के नाम से जानते हैं, AASU। ए से होगा ऑल, ए से होगा असम, एस से स्टूडेंट, यू से यूनियन। ठीक है, ये जो है जय आई असम यानी कि सौदो असम छात्र संस्था, ये आपका अंग्रेजी में कहलाता है आसू। ठीक है, स्थापना कब हुआ था ये याद रखिए, स्थापना कब हुआ था आसू का? ऑल इंडिया, ऑल आपका असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसका स्थापना 1979 में हुआ था, ये याद रखना है। इसी वर्ष ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में आपका एक आंदोलन चलाया। विदेशियों यानी कि दूसरे राज्य से आने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को विदेशी कहा गया और उन लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया गया। विदेशी का मतलब यहाँ पर कुछ कुछ लोग जो है बांग्लादेश समस्या होने के कारण भारत में आ गए थे। हम बताए कि 1971 में आपका बांग्लादेश नाम का राज्य बना और वहाँ के जितने भी आपका मुस्लिम थे, कुछ प्रताड़ित थे, तो वो लोग जो हैं असम में आकर के रहने लगे थे, जिन लोगों को बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो वो लोग जो हैं विदेशी कहलाए और उन लोगों को भगाने के लिए आंदोलन चला। इस संगठन का जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। ये जो आपका संगठन है ये आपका छात्र यूनियन है, जिसको हम लोग ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नाम से जानते हैं। और इस आपका ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं असम आंदोलन का कारण क्या था। देखिए, बांग्लादेश जो है, ये जो आपका बांग्लादेश देख रहे हैं, तब तो ये पूरा हिस्सा आपका असम कहलाता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपका एक राज्य है जिसको मेघालय कहते हैं और यहाँ पर एक जो देश है इसका नाम आपका बांग्लादेश है। और पहले 1971 से पहले ये क्या कहलाता था ना सर? हम लोग जानते हैं इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और पाकिस्तान से जब ये आज़ाद हुआ, जब ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तब क्या हुआ ना, यहाँ के जितने भी आपके प्रताड़ित मुस्लिम थे वो जाकर के यहाँ पर मेघालय में, उसके बाद असम में, ये सब हिस्से में जो है बसने लगे, जिस वजह से असम में जो है आपका वहाँ के असमी लोगों का जो है संख्या कमने लगी, वो लोग अल्पसंख्यक होने लगे। इस वजह से बांग्लादेशी प्रवास के कारण ये बांग्लादेशी लोग जो है यहाँ पर जाकर के रह रहे थे, ये बांग्लादेशी प्रवास जो है सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। ठीक है, प्रवास हम लोग किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरे जगह में अगर कोई चला जाता है तब उसको प्रवासी कहा जाता है उस आदमी को, और ये घटना को प्रवास कहा जाता है। तो बांग्लादेशी लोग असम चले गए तो ये इसको बांग्लादेशी प्रवास कहा गया। तो आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ थी।
तो ये जो आपका असम आंदोलन चल रहा था, स्टूडेंट ने, छात्रों ने क्यों आंदोलन किया, इसका प्रधान कारण था जितने भी अवैध रूप से आपका आप्रवासी असम में आ गए थे, जो बंगाली अन्य लोग आ गए थे, और उनका नाम जो है आपका मतदाता सूची में भी जोड़ दिया गया था। मतदाता सूची समझते हैं ना, सबसे पहले जब चुनाव होता है उससे पहले सूची बनाई जाती है कि कौन कौन वोट डालने का लायक है। जो वोट डालने का लायक है उसी को भारत का नागरिक मान लिया जाता है। और ये लोग तो बाबू, ये जो आपका अप्रवासी हैं, ये सब कहाँ से आए थे, बंगाली सब, ये सब बांग्लादेश से उठ उठ के असम में आ गए थे। तो वो तो भारत के नागरिक नहीं है, तो वो तो असम के नागरिक नहीं है, तो उन लोगों को मतदाता सूची में नाम किस तरीके से जोड़ दिए आप। इसीलिए जो है असम के जितने भी छात्र थे वो लोग आपका आंदोलन करने लगे। उन लोगों का कहना था हम लोग अब जो है धीरे धीरे संख्या में कम होते रहेंगे और उन लोगों का दबदबा बढ़ता रहेगा, तो हम लोग जो है एक टाइम में आकर के यहाँ पर संख्या में आपका अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इस तरीके से चलेगा नहीं चलेगा। इसी वजह से वहां के छात्र संगठन ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन की मांग थी 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आए, आकर के बस गए हैं, उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। जितने भी लोग 1951 के बाद आपका असम में आकर के बसे हैं, उन लोगों को यहाँ से भगाया जाए, ताकि यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, असम के लोग हैं, वो आकर के जो हैं स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सके। ठीक है। और भी कुछ आपका कारण था, और जो कारण था आपका आर्थिक आपका असंतोष था। इसमें देखते हैं, असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन थे। हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा भारत का चाय कहाँ मिलता है, असम में मिलता है आपका। उसके बाद तेल जो निकाला जाता है, पेट्रोलियम, वो भी आपका असम में बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। चाय होता है, तेल होता है और कोयला का भी खदान है। ये सब प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी यहाँ पर जो है गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इतना संसाधन हम लोगों के यहाँ है, तब भी हम लोग अगर बेरोजगार रहेंगे, तब भी हम लोग अगर गरीब बने रहेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा है हम लोगों का रहने में। हम लोग यहाँ के हैं तो हम लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। यही प्रश्न था किन लोगों का, छात्रों का, असम के छात्रों का। लोगों को लगा कि असम के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ बाहर के लोग उठा रहे हैं, हम लोगों के यहाँ जितना आपका प्राकृतिक संसाधन है इसका लाभ कौन लेके जा रहे हैं, बाहर के लोग। इस वजह से ये लोग जो है आपका आंदोलन करने लगे। तो आंदोलन का आपका मेन अगर कहेंगे तो दो कारण था। एक कारण आपका बांग्लादेशी प्रवास था और दूसरा कारण आपका आर्थिक असंतोष था, यानी कि पैसा जो है बहुत कम मिल रहा था लेकिन संसाधन बहुत ज्यादा था। अब देखेंगे कि असम में आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। असम का आंदोलन जो है, पानी बिल्कुल खाली है, असम आंदोलन का किस तरीके से प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। आंदोलन के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई और जान माल की भारी नुकसान हुआ। रेल सेवा और बरौनी तेल शोधक जो आपका कारखाना है, उस बरौनी तेल शोधक कारखाना में तेल की आपूर्ति को भी बाधित करने की आपका योजना कर दी गई थी, बाधित की गई। ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि जान माल तो हानि होगा, अगर विद्रोह होगा, अगर आंदोलन चलेगा तो मृत्यु होती है, और इसी मृत्यु हुआ था और रेल सेवा को बंद कर दिया गया था। साथ साथ बिहार का जो बरौनी है, बरौनी में आपका जो तेल शोधन कारखाना है, उसमें तेल का आपूर्ति, तेल जो आपका असम से आता है डिगबॉय से, उसको जो है आपका बंद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये 6 वर्षों तक आपका अस्थिरता बनी रही, जिसके बाद राजीव गांधी सरकार आसू नेताओं से बातचीत किया। समझे, आपका जो मिजोरम के साथ कौन बातचीत किया, राजीव गांधी। उसके बाद आपका नागालैंड के साथ कौन बातचीत किया, राजीव गांधी। पंजाब के साथ कौन बातचीत किया, राजीव गांधी। उसके बाद आपका जो असम है, असम का जो आसू संगठन है, इसके साथ भी कौन बातचीत किया, राजीव गांधी। और सभी राज्यों को जो है अपना अलग अलग स्वायत्तता दिया गया इनके द्वारा। 1985 में असम समझौता हुआ, जिससे तय किया गया कि बांग्लादेश युद्ध के बाद आए विदेशी लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। यानी कि ये उन लोगों का जो मान था, आसू संगठन का जो मान था, उनका मांग को मान लिया गया और कहा गया कि 1985 में आपका समझौता हुआ। असम समझौता कब हुआ ये याद रखना जरूरी है, 1985 में हुआ। और कहा गया कि बांग्लादेश के जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को पहचान किया जाएगा और पहचान करके उसको जो है असम से भगाया जाएगा। आंदोलन की सफलता के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने मिलकर की थी। यानी कि ये जो आसू संगठन है और ये जो असम है, असम गण संग्राम है, इन दोनों ने मिल करके इसका
आपका सफलतापूर्वक इसको बनाया था। और 1985 में असम गण परिषद एजीपी नाम की पार्टी बनाई, यानी कि ये जो दोनों पार्टी मिलकर के 1985 में और एक पार्टी बनाया जिसको हम लोग एजीपी यानी कि असम गण परिषद के नाम से जानेंगे। ठीक है, जिसमें स्वर्णिम असम के निर्णय का नारा दिया। तो स्वर्णिम असम का आपका नारा किसके द्वारा दिया गया? एजीपी यानी कि असम गण परिषद। और ये असम गण परिषद कब बना? सर 1985 में बना। और किन दोनों के द्वारा बनाया गया ना? ये जो आसू संगठन है और असम गण संग्राम संगठन है, इन दोनों के द्वारा आपका ये राजनीतिक संगठन बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ ना? असम समझौते से राज्य में शांति तो आ गई, लेकिन विदेशी लोगों की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकी। और ये मुद्दा आज भी असम की राजनीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगर अभी भी राजनीति में जो खेला होता है बाबू, वो मुद्दा अभी भी बांग्लादेश का संकट बना हुआ है। बांग्लादेश से जितने भी आपके मुस्लिम आ गए थे, उन लोगों को भगाना जो है राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अगर आपको पूछा जाएगा कि असम आंदोलन का प्रभाव किस तरीके से पड़ा, तो आप बताएंगे कि सर इस आंदोलन के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, रेलवे सेवा को जो है बंद कर दिया गया था, बरौनी तेल शोधक कारखाना में आपका जो तेल भेजा जाता था उसको भी बंद करने का प्रयास किया गया था। 6 वर्षों तक अस्थिरता बनी रही। उसके बाद राजीव गांधी सरकार के द्वारा आसू नेताओं के साथ जो है आपका समझौता किया गया, और इस समझौता से जो है आपका विद्रोह तो रुक गया, आंदोलन तो रुक गया, लेकिन पूरी तरीके से जो है इसका आपका सफाया नहीं हुआ। 1975 में असम समझौता हुआ, जिससे तय हुआ कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं उनको भगाया जाएगा। ये सब आपका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये सब आप लोगों को लिख देना है, लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सिक्किम का किस तरीके से विलय हुआ। हम पहले ही बता चुके थे कि सर 1975 में जो है 22वां राज्य के रूप में आपका सिक्किम को गठन किया गया था 36वां संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, आजादी के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। आजादी अगर देखेंगे तब सिक्किम जो है भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं था। ये पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य भी नहीं था। सिक्किम रक्षा और विदेशी जो आपका नीति है, ये विदेश नीति को कौन संभालता था? भारत ही संभालता था। सिक्किम का आपका रक्षा और विदेश नीति ये कौन संभालता था? भारत संभालता था। और ये पूर्ण तरीके से आपका स्वतंत्र नहीं था, लेकिन अलग बना हुआ था। ठीक है, जबकि आंतरिक प्रशासन सिक्किम के राजा चोंग्याल के द्वारा लिया जाता था। यानी कि असम का राजा आपका सिक्किम का राजा को क्या कहा जाता है? तो आपको लिखना है कि चोंग्याल कहा जाता है सर, चोंग्याल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये व्यवस्था काम नहीं आई, क्योंकि राजा जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सके। सिक्किम में बड़ी नेपाली आपकी आबादी थी, जिन्हें लगा कि राजा अल्पसंख्यक भूटिया लेप्चा वर्ग के प्रभुत्व में शासन कर रहे हैं। यानी कि राजा जो चोंग्याल हैं वो उनके द्वारा जो है जो लेप्चा है, उसके बाद भूटिया है, इन लोगों का तरफदारी किया जाता है। किनको लगा ना? वहां के जितने भी नेपाली आबादी थी उनको लगा। ठीक है, सिक्किम के राजा के विरोध में विरोधी नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और समर्थन पाया। यानी कि सिक्किम ये जो बाबू आपका रेड कलर का जगह है, इतनू सा हिस्सा जो है ये आपका सिक्किम नाम का राज्य है। ठीक है, और यहाँ आपका कौन शासन करता था? चोंग्याल नाम का एक आदमी है, चोंग्याल नाम का राजा शासन करता था। और नेपाली जितने भी लोग हैं यहाँ के ये बहुसंख्यक, उन लोगों को लगा कि ये जो है आपका राजा जो चोंग्याल हैं, ये भूटानी लोगों का ज़्यादा जो है आपका तरफदारी करते हैं और हम लोगों का बात नहीं सुनते हैं। जिस वजह से यहाँ के लोगों ने जो है भारत का आपका समर्थन मांगा, और भारत ने समर्थन दिया और उसको जो है सिक्किम को भारत में जोड़ दिया गया। 1974 में सिक्किम में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें सिक्किम कांग्रेस को जीत मिली, और ये पार्टी भारत के साथ विलय पक्ष पे थी। यानी कि सिक्किम को जो है सिक्किम नाम का जो कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी चाह रहा था कि हम लोग जो हैं भारत में जुड़ जाएंगे, और यही पार्टी जीत गया 1974 में, तो 1975 में आगे भारत में मिल गया ही। ठीक है, सिक्किम विधानसभा में पहले भारत के सह प्रांत बनने का आपका प्रयास किया, और 1975 में पूर्ण विलय हो गया। सह प्रांत किसको कहा जाता है? पहले टेस्ट करके देखेंगे कि भैया आप लोग अगर भारत में हम अगर मिल जाएंगे तो
अब मुझे सुरक्षा मिलेगा कि नहीं टेस्ट करके देखा जाता है, उसको सह प्रांत के रूप में कहा जाता है। बाद में जाकर के अप्रैल 1975 में पूर्ण रूप से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी कि सिक्किम का विलय कब पूर्ण रूप से हुआ? 1975 अप्रैल माह में हुआ। यही आपको पूछा जाता है कि सिक्किम का विलय कब हुआ था, तो आपको लिखना है 1975 में हुआ था सर, आपका अप्रैल माह में हुआ था, जिसमें जनता की विलय में समर्थन भी किया। भारत सरकार ने सिक्किम को 22 बार राज्य बनाने का निर्णय लिया तुरंत, और इसको मान भी लिया गया, और चोंग्याल और उनके समर्थकों ने विरोध किया, लेकिन स्थानीय जनता का समर्थन होने के कारण विवाद जो है विभेदीकरण की मुद्दा नहीं बन पाई, यानी कि चोंग्याल का बात जो है उनका समर्थन को नहीं माना गया। जितने भी लोग हैं सब बोल रहे थे कि हम लोग भारत में मिल जाएंगे, तो भारत में मिल लिया गया। कितना नंबर का राज? 22 नंबर का राज, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं काजी लेंगदुप दोरजी आपका खांग सराया। ये जो नाम है आप लोग पढ़िए और इसको जो है मुझे जो है सुनाइए लिख करके। ठीक है, क्या नाम है? तो काजी लेंगदू दोरजी, उसके बाद खंग सया। ठीक है, खंग सराया, ये जो व्यक्ति हैं इनको कहा गया है, यहां पर देख सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1904 में हुआ। सिक्किम में लोकतंत्र बहाली आंदोलन का प्रमुख नेता थे। ये जो आपका सिक्किम में लोकतंत्र का बहाली हुआ, किस तरीके से आपका भारत में मिल गया, उसमें जो है इनका योगदान सबसे ज़्यादा है, जिसको लेंगदुप दोरजी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम प्रजामंडल और सिक्किम राज कांग्रेस का संस्थापक थे। सिक्किम राज कांग्रेस ये जो है बाबू, ये आपका राजनीतिक पार्टी है, और ये चाह रहा था कि भारत में मिल जाएंगे, और इसको जब 1974 में आपका वोट हुआ और इसको जब समर्थन मिला तो ये 1975 में भारत में मिल गया। ठीक है, 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया था। चुनाव में विजय के बाद भारत के साथ सिक्किम के विलय में आपके समर्थक रहे। विलय के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। जब विलय हो गया तो सिक्किम कांग्रेस का भी भारतीय राष्ट्रीय में विलय हो गया। अब हम लोग जानेंगे बाबू गोवा का मुक्ति किस तरीके से हुआ। आप लोग बताइए फटाफट से कि गोवा जो राज्य है ये किसका उपनिवेश था? कौन सा आपका ये देश है जिसका उपनिवेश के रूप में गोवा था? भारत अगर देखेंगे तो भारत कौन सा राज्य का उपनिवेश था? कौन सा देश का उपनिवेश के रूप में बना हुआ था? ना सर हम लोगों के ऊपर तो अंग्रेज शासन किए, और अंग्रेज कौन से देश के थे? ना सर ब्रिटेन के थे, तो हम लोगों के ऊपर ब्रिटेन का शासन था। लेकिन गोवा अगर देखेंगे बाबू, गोवा अगर देखेंगे तो इस तरीके का जो मैप बनता है भारत का, तो इस तरीके का अगर मैप बनाएंगे तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र गुजरात है, यहाँ पर आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, यहाँ पर एक राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य जिसको हम लोग गोवा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? गोवा कहते हैं। और इसके नीचे आपका कर्नाटक नाम का राज्य है, उसके नीचे केरल है। ठीक है, ये इस जगह में जो राज्य है, इस राज्य को हम लोग क्या कहेंगे? इस राज्य का नाम आपका गोवा है। ठीक है, 1947 में भारत आजाद हुआ। हाँ सर, ये तो बार बार जानते हैं हम लोग, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन, दीव और से शासन हटाने का जो है इनकार कर दिया। यानी कि 1947 में ब्रिटेन ने तो भारत से जो है कब्जा हटा लिया, लेकिन गोवा और आपका दमन दीव इन जगह में, दमन और दीव इन जगह में किसका आपका शासन था? ना यहाँ पर आपका पुर्तगाल का शासन था। ये याद रखना है, गोवा में किसका शासन था? गोवा में अंग्रेज शासन नहीं करते थे, वहां पर पुर्तगाल के लोग शासन करते थे, पोर्तुगीज। ठीक है, पुर्तगाल का शासन था, और इन लोगों ने बोला कि हम लोग जो है गोवा को जो है आपका आजाद नहीं करेंगे, नहीं छोड़ करके जाएंगे। क्या कर लीजिएगा? तो क्या कर लीजिएगा, देखिए ये क्षेत्र 16वीं सदी से पुर्तगाल के अधीन थी। ठीक है, 16वीं सदी यानी कि आपका 1500 साल से लेकर के 1501 से लेकर के 1600 साल तक किसका था? ना ये पुर्तगाल का हिस्सा था। ठीक है, पुर्तगाल शासन ने गोवा की जनता के अधिकारों का हनन किया और बलात् धर्म जो है आपका परिवर्तन किया, यानी कि जोर जबरदस्ती छोटे जब था तभी जो है इन लोगों का धर्म को परिवर्तन कर दिया गया, और इन जनताओं के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा था। किन लोगों के द्वारा? पुर्तगाल के लोगों के द्वारा। ठीक है, ये सब चल रहा था।
आजादी के बाद भारत सरकार ने धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा छोड़ने के लिए मानने की कोशिश की, यानी कि समझाया बुझाया गया भैया अब जो है भारत को ब्रिटिश छोड़ करके चला गया है, इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य है वो छोड़ करके चला गया है, आप लोग भी छोड़ करके चले जाइए, क्या दिक्कत है, चले जाइए, इतना साम्राज्य है छोड़ करके चले जाइए। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। गोवा में स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन चला, जिसे महाराष्ट्र में समाजवादी सत्याग्रहियों के द्वारा समर्थन मिला और वहां महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा समर्थन दिया गया और वहां पर स्वतंत्रता का आंदोलन चला गया। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने 2 दिन की कार्यवाही में गोवा दमन दीव को मुक्त कराया। देखिए बार बार समझाया जा रहा था, 1947 से समझाया जा रहा था पुर्तगालियों को कि भैया छोड़ दो दमन दीव और गोवा को, क्योंकि अब जो है ब्रिटिश सरकार भी छोड़ करके चला गया है, इतना बड़ा साम्राज्य था उसका छोड़ करके चला गया, तुम इतनू सा जगह को लेकर के जो है बैठे हुए हो, भारत का सबसे छोटा राज्य बनने वाला है वो। और 1961 में जाकर के जो है भारत ने क्या किया, वहां पर सैन्य कार्रवाई कर दिया और 2 दिन लगा पूरा गोवा और दमन दीव को सैन्य ने जो है खाली कर दिया। उसके बाद इसको संघ शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, गोवा को आजाद करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में महाराष्ट्रवादी आपका गोमांतक पार्टी के द्वारा गोवा को महाराष्ट्र में मिलने की मांग उठाई गई, लेकिन गोवा वासियों ने अपनी अलग पहचान और कोंकणी भाषा की रक्षा की। यानी गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सा भाषा, मराठी भाषा। तो इन लोगों का कहना था गोवा वासियों का कि भैया हमें एक अलग पहचान दीजिए, इतने दिन से आप हमें आपका संघ शासित प्रदेश बना करके रखे थे, कोई बात नहीं था, अब हम लोगों को जो है महाराष्ट्र में मत जोड़ दीजिए, हम लोगों को अलग सा राज्य बनाइए। ठीक है, तो क्या हुआ ना, जनवरी 1967 में 67 में केंद्र सरकार ने जनमत सर्वेक्षण कराया, गोवावासी को पूछा कि आप लोग क्या अलग से रहना चाहते हैं या फिर आप महाराष्ट्र में जुड़िएगा। तो ज्यादातर लोग बोला नहीं भैया अलग ही बना रखिए, मुझे बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें अधिकांश लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने का समर्थन किया। यानी कि हम लोग जो है अलग रहने का समर्थन किया गया, महाराष्ट्र में नहीं जुड़ेंगे, इस बात का समर्थन किया गया। अतः 1987 में गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना। आपको पूछा जाएगा कि भारत में कब जोड़ा गया, तो आप लिखिएगा सर भारत में जो है 1961 में जुड़ा गया था। 1961 में पुर्तगालियों को भगाया गया गोवा से और भारत में कब जोड़ लिया गया, 1961 में संघ शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। और पूर्ण रूप से भारत को गोवा को जो है भारत का कब राज्य बनाया गया अगर पूछा जाएगा तो 1987 में राज्य बनाया गया। अगर पूछा जाएगा कब जनमत संग्रह कराया गया था, 1967 में जनमत संग्रह कराया गया था। ये 3 साल जो है गोवा से आपको याद रखना है। और आप अगर देखेंगे बाबू, गोवा को अगर देखेंगे वर्तमान में गोवा जो है आप लोगों का बहुत खुशहाल जीवन जीता है। आपका गोवा वाले बीच में गाना भी निकला है, आप लोगों को पता होगा। और गोवा मुक्ति दिवस के बारे में अगर जानेंगे तो गोवा की जनता की खुशी, शांति, समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो है अभी काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों का ये क्लास जो है बहुत अच्छा लगा है। पहले हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिए, पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिए थे, अब हम लोग पार्ट 2 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। और आप लोगों का जम्मू कश्मीर से, उसके बाद असम, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जितने भी आपका पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है और पंजाब, इन सभी क्षेत्रों को किस तरीके से भारत में विलय हुआ, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जितने भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से सभी को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा है। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शेयर अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बच्चे के पास नहीं पहुँचेगा, तो ज़्यादा बच्चों के पास अगर नहीं पहुंचेगा तो बाबू समस्या है। अगर हम लोगों का जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है उसमें अगर जुड़ करके पढ़ना है तो इस नंबर में फटाफट कॉल कर दीजिए। इस नंबर में अगर कॉल कर दीजिएगा तो फटाफट आपको जो है क्रैश कोर्स में जोड़ दिया जाएगा और यही नंबर आपको क्रैश कोर्स तक जुड़वाएगा। और इसी नंबर में आप जो है बाबू कॉल करके अपना भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस नंबर में कॉल करके क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे।
ठीक है, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने घर में अपना योगदान देते रहिए और परिवार को जो है एकजुट करके रखने में मदद कीजिए और छोटे बड़ों की जो है बाबू सम्मान करते रहिए। यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।